रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर ऐसी बारिश हो रही थी जैसे आसमान भी आज किसी के दर्द से आंसू बहा रहा हो। बिजली कड़कती तो पूरे गांव की अंधेरी गलियां एक पल के लिए रोशन हो जाती और उसी रोशनी में दिखता एक कांपता हुआ साया। एक 70 साल की बूढ़ी माँ भीगी हुई, ठंड से थरथराती हुई अपने ही घर की देहरी पर खड़ी थी और अपने कांपते झुर्रियों भरे हाथों से वो उसी दरवाजे को खटखटा रही थी जिसे कभी उसने अपने हाथों से सजाया था। अजय, बेटा अजय, विजय, दरवाज़ा खोल दे बेटा, बाहर बहुत पानी है, मेरी हड्डियाँ काँप रही हैं। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। थोड़ी देर बाद एक ठंडी पत्थर जैसी आवाज़ आई, अब ये घर तुम्हारा नहीं है अम्मा, चली जाओ यहाँ से, हमें सोने दो। और फिर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगने की आवाज़ आई, खटाक। वो माँ जिसने घर की एक एक ईंट को अपने पसीने से सींचा था, जिसने उस घर के लिए अपनी जवानी, अपना सुख, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी, उसी घर की चौखट पर बारिश में भीगती हुई ज़मीन पर बैठ गई। उसके आंसू बारिश के पानी में घुलकर बह गए ताकि कोई देख न सके कि एक माँ का दिल टूट चुका है। लेकिन दोस्तों, उस रात के बाद उस घर में जो कुछ हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसी घटना जिसने पूरे गांव की रूह को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, ये कहानी है उस त्याग की, उस अधूरे प्यार की, उस अनकहे दर्द की और उस इंसाफ की जो इंसान नहीं, खुद वक्त और ऊपर वाला करता है। तो दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसका हर एक पल आपकी आंखें नम कर देगा और आखिर में जो होगा वो आपको झकझोर कर रख देगा। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, वहाँ से जहाँ से इस घर की कहानी शुरू हुई थी। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बसंतपुर की। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ, बैलों की घंटियों की आवाज़ और गांव के बीचों बीच एक पुराना मगर मजबूत मकान। उस मकान के आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ खड़ा था जिसकी छांव में पूरा घर सांस लेता था और घर के दरवाजे पर हर शाम एक मिट्टी का दिया जलता था जो सालों से कभी नहीं बुझा था। ये घर था कौशल्या देवी का। और दोस्तों, उस घर की हर दीवार में, हर ईंट में, हर कोने में एक प्रेम कहानी छुपी हुई थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो शायद आज की पीढ़ी को किस्सा कहानी लगे, मगर जिसे जीने वाले उसे अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूले। बात आज से लगभग 50 साल पुरानी है। तब कौशल्या सिर्फ 18 बरस की थी। दुबली पतली गोरी सी शर्माने वाली एक लड़की जो घूंघट की ओट से ही दुनिया को देखती थी। और उसकी शादी हुई थी मोहन से। मोहन कोई बड़ा जमींदार नहीं था, ना उसके पास सोने की जंजीरें थी, ना पैसों की पेटियाँ, बस 2 बीघा ज़मीन थी, एक छोटा सा कच्चा घर था और एक बहुत बड़ा दिल। शादी की पहली रात की बात है। कौशल्या डरी सहमी घूंघट निकाले कमरे के कोने में बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोहन अंदर आया। उसने धीरे से कौशल्या के पास बैठते हुए कहा, घबराओ मत कौशल्या, मैं कोई राजा नहीं हूँ जो तुझे महल दे सकूँ। मेरे पास देने को सोना चांदी कुछ नहीं है, मगर एक वादा करता हूँ, जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुझे हंसाता रहूँगा, तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये मोहन का वादा है। कौशल्या ने घूंघट की ओर से उसे एक नज़र देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उस एक पल में उस अनपढ़ किसान ने एक लड़की का दिल जीत लिया था। और दोस्तों, मोहन ने अपना वो वादा निभाया भी। हर सुबह जब वो खेत जाने के लिए निकलता तो कौशल्या उसे गांव की मेड़ तक छोड़ने आती। मोहन मुड़कर देखता, हाथ हिलाता और कौशल्या तब तक खड़ी रहती जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाता। दोपहर में जब सूरज सिर पर चढ़ता, कौशल्या सिर पर रोटी की पोटली रखकर मीलों चलकर खेत पर पहुंचती। दोनों उसी आम के पेड़ के नीचे, जो बाद में उनके आंगन की पहचान बना, बैठकर खाना खाते। मोहन हर रोज़
एक ही बात कहता, कौशल्या तेरे हाथ की रोटी में जैसे कोई जादू है। ये सूखी रोटी और प्याज भी मुझे राजा का भोजन लगता है। भगवान करे ये जादू कभी ख़त्म ना हो। और कौशल्या हर बार वैसे ही शर्मा कर मुँह फेर लेती, जैसे शादी की पहली रात शाम ढलते ही जब पूरा आसमान सिंदूरी रंग में रंग जाता। मोहन अपनी पुरानी बांसुरी निकालता, आंगन में खाट डालता, कौशल्या को पास बिठाता और घंटों बांसुरी बजाता रहता। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मीठी थी कि पड़ोस के लोग भी अपने दरवाजे पर खड़े होकर सुनते। पूरा गांव कहता था, बसंतपुर में अगर सच्चा प्यार देखना हो तो मोहन और कौशल्या के घर जाओ। उनकी जोड़ी राम सीता जैसी है। कुछ सालों की बचत के बाद मोहन ने ठान लिया कि अब वो कच्चे घर को पक्का बनाएगा। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं थी। मोहन ने दिन रात एक कर दिया। दिन में खेत में काम करता और शाम को खुद ईंटें ढोता, गारा बनाता। कौशल्या भी पीछे नहीं रही। वो खुद सिर पर ईंटें रखकर लाती, मिट्टी सानती। दोनों ने मिलकर अपने हाथों से ईंट दर ईंट उस घर को खड़ा किया। और जिस दिन घर की आखिरी दीवार बनी, मोहन ने कौशल्या का हाथ पकड़कर कहा, देख कौशल्या, ये सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं है, ये हमारे प्यार की निशानी है। जब तक ये घर खड़ा रहेगा हमारा प्यार भी जिंदा रहेगा। और सुन, इस घर में जो भी आएगा उसे कभी भूखा मत भेजना। ये घर भूखे को खाना और थके को आराम देगा। कौशल्या ने उस वादे को अपने दिल में बिठा लिया और सालों तक उस घर से कोई भी इंसान, चाहे भिखारी हो या मेहमान, कभी खाली पेट वापस नहीं गया। उसी आंगन में कुछ ही सालों में 2 किलकारियाँ गूंज उठी, बड़ा बेटा अजय और छोटा बेटा विजय। मोहन उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाता और कहता, ये मेरे राजकुमार हैं, एक दिन इस घर का नाम रोशन करेंगे। घर छोटा था, पैसा कम था, मगर खुशियाँ आसमान को छूती थी। मगर दोस्तों, कहते हैं ना, खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है और उस हंसते खेलते परिवार पर भी किस्मत की एक ऐसी नज़र लगी कि सब कुछ बिखर गया। जिस साल अजय 12 बरस का था और विजय 9 का, उस साल बरसात के मौसम में मोहन को तेज़ बुखार ने जकड़ लिया। पहले तो सबने सोचा मौसमी बुखार है, उतर जाएगा, मगर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव में ना कोई डॉक्टर था, ना अस्पताल, शहर बहुत दूर था और मोहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा सके। 3 दिन और 3 रात कौशल्या एक पल को भी मोहन के सिरहाने से नहीं हटी। ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती, तुलसी का काढ़ा पिलाती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहती, हे भगवान, मेरे मोहन को बचा लो, मेरे माथे का सिंदूर सलामत रखो। चौथी रात जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मोहन ने अपनी आंखें खोली। उसने कांपते हाथ से कौशल्या का हाथ पकड़ा। उसकी सांसें उखड़ रही थी। कौशल्या, उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। मैंने तुझसे एक वादा किया था ना, जिंदगी भर हंसाऊंगा, मुझे माफ़ कर दे। मैं वो वादा पूरा नहीं कर पाया। कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा मत कहो जी, तुम ठीक हो जाओगे, सुबह डॉक्टर को बुलाएंगे। मोहन ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं कौशल्या, मेरा वक्त आ गया है, बस एक वादा कर, इन बच्चों को, इस घर को संभाल लेना और जब भी तू अकेली पड़े ना तो उस आम के पेड़ के नीचे बैठ जाना, मैं वहीं तेरे पास रहूँगा, बांसुरी बजाता हुआ। और दोस्तों, उसी रात, बारिश की उस काली रात में मोहन की सांसें हमेशा के लिए थम गई। कौशल्या की दुनिया उजड़ गई। जिस आंगन में कभी बांसुरी की धुन गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ एक विधवा की चीख और 2 अनाथ बच्चों का रुदन था। सिर्फ 30 साल की उम्र में कौशल्या विधवा हो गई। लोग कहते हैं औरत का सबसे बड़ा सहारा उसका पति होता है और कौशल्या का वो सहारा छिन चुका था। मगर उसके सामने 2 छोटे बच्चे थे, अजय और विजय। उनकी मासूम आंखों में देखकर कौशल्या ने अपने आंसू पोंछे। उसने अपने माथे का सिंदूर पोंछा, अपनी चूड़ियाँ उतारी और एक गहरी सांस ली। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, मोहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को मैं कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं इनके लिए माँ भी बनूंगी और बाप भी। अगली सुबह जब गांव के लोग अफसोस जताने आए तो कुछ बड़े बूढ़ों ने सलाह दी,
अरे कौशल्या, अकेली औरत ये 2 बच्चे कैसे पालेगी? देख, इन्हें किसी अनाथालय में दे दे या किसी रिश्तेदार के यहाँ, तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। कौशल्या ने धीरे से मगर बहुत मजबूती से कहा, ये मेरे मोहन की निशानी है, ये मेरा बोझ नहीं, मेरी जान है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं इन्हें अपने सीने से लगा कर रखूँगी। और फिर शुरू हुआ संघर्ष का वो दौर जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। गर्मियों के दिन थे जब सूरज आग के गोले की तरह बरसता, पूरा गांव दोपहर में अपने घरों में छुप जाता, मगर कौशल्या खेतों में पसीना बहाती रहती। उसके पांव झुलस जाते, चेहरा काला पड़ जाता, मगर वो रुकती नहीं। बरसात के दिनों में जब कीचड़ में पांव घुटनों तक धंस जाते, तब भी वो खेत में डटी रहती। और जाड़े की वो ठिठुरती रातें जब कौशल्या खुद एक फटी हुई पतली चादर ओढ़ कर सोती, मगर अपने दोनों बेटों को मोटे गर्म कंबल से ढक देती। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ 2 रोटियां बचती। कौशल्या दोनों रोटियां बेटों की थाली में रख देती और खुद चूल्हे के पास बैठकर गर्म पानी में नमक डालकर पी लेती। बेटे पूछते, अम्मा तुम नहीं खाओगी? तो वो मुस्कुराकर झूठ बोल देती, मेरा पेट तो भरा हुआ है बेटा, मैंने खेत पर खा लिया था, तुम खा लो। रात को जब अजय को बुखार आता तो कौशल्या उसकी छाती पर सरसों का तेल मलते मलते पूरी रात बैठी रहती। एक हाथ से उसका माथा सहलाती और दूसरे हाथ से अपने आंसू पोंछती। विजय को जब स्कूल की फीस चाहिए होती और घर में फूटी कौड़ी ना होती तो कौशल्या ने अपनी सबसे कीमती चीज़ बेच दी, वो चांदी की बिछियाँ जो मोहन ने शादी में अपने हाथों से उसे पहनाई थी, उसकी आखिरी निशानी। उस बिछिया को बेचते वक्त कौशल्या सुनार की दुकान के बाहर खड़ी होकर बहुत रोई थी। वो उसके प्यार की आखिरी निशानी थी, मगर बेटे की पढ़ाई के आगे उसने अपने प्यार की वो निशानी भी कुर्बान कर दी। दोस्तों सोचिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए कहाँ तक जा सकती है। कौशल्या ने अपनी जवानी, अपना आराम, अपनी हर खुशी, यहाँ तक कि अपने प्यार की आखिरी निशानी भी अपने बेटों के लिए लुटा दी। साल दर साल बीतते गए, कौशल्या की कमर धीरे धीरे झुकने लगी, उसके काले घने बाल सफ़ेद हो गए, हाथ पाँव में कंपकपी आने लगी, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। और एक दिन उसकी ये बरसों की तपस्या रंग लाई। बड़ा बेटा अजय पढ़ लिख कर गाँव में ही किराने की एक अच्छी दुकान चलाने लगा। छोटा विजय खेती बाड़ी में मन लगाने लगा और अच्छी फसल उगाने लगा। दोनों भाई कमाने लगे, घर में पैसा आने लगा। गांव के लोग कौशल्या से कहते, देख कौशल्या, तेरी मेहनत रंग लाई, तेरे बेटे अब लायक हो गए हैं, अब तेरे आराम के दिन आ गए हैं, अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। कौशल्या मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखती और मन ही मन मोहन से कहती, देख रहे हो जी, आपके बेटे बड़े हो गए, अब आपकी कौशल्या के दुख के दिन खत्म हुए। मगर दोस्तों उसे क्या पता था कि असली दुख तो अभी शुरू होने वाले थे। जब अजय की उम्र शादी की हुई तो कौशल्या ने अपने सपनों के अनुसार उसकी शादी रचाई। बहू आई रानी, शहर की पढ़ी लिखी लड़की। जिस दिन रानी पहली बार घर आई, कौशल्या ने पूरे गांव को न्योता दिया, सबको अपने हाथ से खाना खिलाया। उस रात उसने उसी आम के पेड़ को छूकर कहा, देखो जी, हमारे घर में बहू आई हैं, अब ये घर और भी महकेगा, हमारा सूना घर फिर से आबाद होगा। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक रहा। फिर छोटे बेटे विजय की शादी हुई, बहू आई नीतू। मगर दोस्तों यहीं से कहानी ने एक अलग मोड़ लेना शुरू किया। रानी शहर में पली बड़ी थी, उसे गांव की मिट्टी, गांव की सादगी, गोबर से लीपा आंगन, मिट्टी का चूल्हा कुछ भी रास नहीं आया। शुरू में उसने सब कुछ सहा, मगर अंदर ही अंदर वो इस जिंदगी से चिढ़ने लगी। और नीतू वो बहुत कम बोलती थी, मगर जो बोलती थी वो जहर बुझे तीर की तरह चुभता था। वो चुपचाप रहकर बड़ी चालाकी से अपनी बातें मनवा लेती थी। धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच एक अनकही दोस्ती बन गई। और दोस्तों उस दोस्ती की नींव में सिर्फ एक ही मकसद था, उस बूढ़ी बीमार सास को घर से दूर करना। उन्हें लगता था कि कौशल्या उनकी आज़ादी में रुकावट है, उनके सिर पर एक बोझ है। शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से हुई। रानी खाना परोसते वक्त सबकी थाली में पूरी रोटियां रखती, मगर कौशल्या की थाली में आधी रोटी रख देती। कौशल्या समझ जाती,
मगर कुछ ना कहती, चुपचाप उठकर खुद रसोई से एक और रोटी ले लेती। नीतू जब अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बात करती तो जानबूझकर इतनी ज़ोर से बोलती कि कौशल्या के कान तक आवाज़ पहुँचे। अरे यार, घर में एक बुजुर्ग होना तो सारी ज़िंदगी उन्हीं की सेवा में निकल जाती है। ना कहीं घूमने जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, बस बंधे रहो घर में। कौशल्या साथ वाले कमरे में बैठी सब सुनती। उसकी आंखें भर आती मगर होठ खामोश रहते। वो सोचती शायद नई उम्र है, समझ जाएगी, मगर ताने बढ़ते ही गए। एक दिन रसोई में रानी जोर से चिल्लाई ताकि कौशल्या सुन ले। सारा दिन बस खांसती रहती है, ना खेत जा सकती हैं, ना घर का कोई काम कर सकती हैं, बस बैठे बैठे खाना है और बीमारियां पालनी हैं। कौशल्या उस वक्त आंगन में बैठी सूप में मूंग की दाल बीन रही थी। उसके कांपते हाथ एक पल को रुक गए। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे मोहन से पूछ रही हो, देख रहे हो जी, जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी हड्डियां गला दी, उन्हीं के घर में मैं आज बोझ बन गई। और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप दाल बीनने लगी। तभी नीतू ने आग में घी डाला। और देखो ना भाभी, खाने में कितना घी डालती हैं, डॉक्टर ने मना किया है फिर भी मानती नहीं। हमारे पैसे का घी ऐसे ही उड़ा रही हैं। कौशल्या ने धीरे से बहुत विनम्रता से कहा, बेटी मैं तो बस 2 सूखी रोटी और थोड़ी सी दाल खाती हूँ, घी तो मैंने बरसों से। रानी गुस्से से पलटी, तो क्या हम पर एहसान करती हो? जो रूखा सूखा मिल रहा है खाओ और चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहो। उस दिन कौशल्या ने खाना नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही और उसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर मोहन की यादों में चुपचाप आंसू बहाती रही। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे अजय और विजय कहाँ थे? वो दोनों बेटे जिनके लिए माँ ने अपना सब कुछ लुटा दिया, वो दोनों घर में ही थे। वो सब देखते थे, सब सुनते थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी माँ के साथ सरासर गलत हो रहा है, मगर बोलने की हिम्मत नहीं थी, या शायद अपनी बीवियों के आगे वो बोलना ही नहीं चाहते थे। एक रात कौशल्या ने अजय को अकेले में पकड़ा। बड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, बेटा अजय, मेरी एक बात सुन, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही, बस इतना कर दे, अपनी घरवाली से कह दे कि थोड़ा प्यार से बोला करे। उसके ताने मेरा कलेजा छलनी कर देते हैं बेटा। अजय ने अपनी माँ से नज़रें चुरा ली। उसने झुंझला कर कहा, अम्मा तुम भी ना हर छोटी बात का बतंगड़ बना देती हो। रानी का स्वभाव ही ऐसा है, थोड़ा तेज बोल देती है, तुम ध्यान मत दिया करो। कौशल्या कुछ न बोली। उसके बेटे ने उसके दर्द को छोटी बात कह दिया था। उस रात वो बहुत देर तक मोहन की उस धुंधली सी फोटो के सामने बैठी रही जो उसके कमरे की दीवार पर टंगी थी। उसने फोटो को छूते हुए फुसफुसाया, देखो जी, तुम्हारे जाने के बाद क्या हाल हो गया इस घर का। जिन बच्चों को मैंने अपने खून से सींचा वही आज मुझे कांटा समझते हैं। काश तुम होते जी तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। उस साल जाड़े की शुरुआत में कौशल्या बुरी तरह बीमार पड़ गई। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। पूरा बदन तवे की तरह तप रहा था और ठंड से थरथरा भी रहा था। आधी रात को जब प्यास से उसका गला सूखने लगा तो उसने कमज़ोर आवाज़ में पुकारा, अजय, बेटा अजय, थोड़ा पानी, बेटा बहुत प्यास लगी है। अजय उस वक्त अपने कमरे में मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहा था। उसने माँ की आवाज़ सुनी मगर उठने की जहमत नहीं उठाई। वहीं से चिल्लाकर बोला, अलमारी में पानी रखा है अम्मा, ले लो, और दवाई भी पड़ी है। बेटा उठने की ताकत नहीं है, बहुत कमज़ोरी है, ज़रा डॉक्टर के पास ले चल। अभी आधी रात है अम्मा, इस वक्त कौन सा डॉक्टर मिलेगा, सुबह देखेंगे, अब सोने दो। पूरी रात कौशल्या के कमरे से धीमी धीमी करहाने की आवाज़ें आती रही। उसमें पानी लेने के लिए उठने तक की ताकत नहीं थी। रात के सन्नाटे में छोटा बेटा विजय अपने कमरे से पानी पीने के लिए उठा। वो माँ के कमरे के सामने से गुजरा। उसने अंदर से आती करहाने की आवाज़ साफ सुनी। एक पल को वो रुका। उसके हाथ दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर फिर न जाने क्या सोचकर वो वहीं से लौट गया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अगली सुबह कौशल्या खुद घसीटते हुए दीवार का सहारा लेते हुए उठी। अपने हाथ से पानी लाकर पिया, बुझे हुए चूल्हे को देखा और बस इतना कहा, हे भगवान, इन्हीं बच्चों के लिए तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी होम कर दी थी।
रात रात भर इनके सिरहाने जागी थी और आज बीमारी में मुझे एक घूंट पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं। उसके सूखे झुर्रियों भरे गालों पर आंसू बह आए। उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। माँ थी ना, उसे तो रोने का हक भी छुपकर इस्तेमाल करना पड़ता था। दोस्तों, इसके बाद आई वो रात, दिवाली की रात। पूरा गांव दियों से जगमगा रहा था। हर घर में मिठाइयाँ बट रही थी, पटाखे फूट रहे थे। कौशल्या के घर में भी रौनक थी। रानी और नीतू ने नए कपड़े पहने, खूब सजी धजी। कौशल्या ने सोचा, आज दिवाली है, आज तो सब मिलकर खुशी मनाएंगे। उसने भी अपनी पुरानी मगर साफ साड़ी पहनी और चाव से एक थाली में दिए सजाने लगी, ताकि घर की देहरी पर, उसी जगह जहां मोहन के साथ हर साल दिए जलाती थी, रोशनी कर सके। मगर जब वो थाली लेकर देहरी की तरफ बढ़ी तो रानी ने रोक दिया। रहने दीजिए माँ जी, आपके कांपते हाथों से दिया गिर गया तो आग लग जाएगी, मैं खुद कर लूँगी। और फिर पूरी दिवाली कौशल्या एक कोने में अकेले बैठी रही। बच्चे पटाखे चलाते रहे, बहुएं हंसती गाती रही, बेटे मस्त रहे और एक माँ जिसने उस घर में 45 साल पहले पहला दिया जलाया था, उसी घर के अंधेरे कोने में बैठकर अपने बीते दिनों को याद करती रही। उस रात अकेले में उसने पहली बार ऊपर वाले से सवाल किया, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये दिन दिखा रहे हो। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात का खाना हो चुका था। कौशल्या आंगन में उसी आम के पेड़ के नीचे रखी अपनी पुरानी खाट पर बैठी बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रही थी और मोहन को याद कर रही थी। अंदर के कमरे से तेज आवाज़ें आ रही थी, पहले धीमी फिर ऊंची। रानी की आवाज़, सुनो जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मेरा दम घुटता है इस घर में, साफ साफ सुन लो, या तो वो बूढ़ी इस घर में रहेगी या फिर हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। फिर नीतू की दबी हुई आवाज़, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। और कल पड़ोस की चाची भी कह रही थी, जब से ये घर में है, घर में मनहूसियत छाई रहती है। बुजुर्गों को बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहिए, उन्हें अलग रहना चाहिए या किसी आश्रम में। फिर एक लंबी गहरी खामोशी छा गई और उस खामोशी को तोड़ती हुई अजय की आवाज़ आई, भारी थकी हुई, ठीक है, जैसा तुम लोग कहती हो वैसा ही होगा। दोस्तों, कौशल्या के कांपते हाथ में जो चाय का गिलास था वो थरथरा गया। चाय छलक कर उसके हाथ पर गिरी, मगर उसे जलन का एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त उसका कलेजा जल रहा था। उसने सब सुन लिया था, अपने ही बेटे के मुंह से अपना फैसला सुन लिया था। थोड़ी देर बाद अजय धीरे धीरे चलता हुआ कौशल्या के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वो अंदर नहीं आया। दरवाजे पर ही खड़े खड़े नजरें झुकाए उसने कहा, अम्मा, तुम कुछ दिन गांव के मंदिर में रह लो, वहाँ शांति रहेगी, पूजा पाठ करना, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। यहाँ तुम्हें परेशानी होती है। कौशल्या ने अपने उस बेटी की तरफ देखा और दोस्तों, उस एक पल में उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई। यही वो बच्चा था जो बुखार में अम्मा अम्मा चिल्लाकर रोता था और कौशल्या रात भर उसे सीने से लगाए रखती थी। यही वो बच्चा था जो उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर डरते डरते स्कूल जाता था। यही वो बच्चा था जो कहता था, अम्मा, मैं बड़ा होकर खूब पैसे कमाऊंगा और तुझे हाथों पर बिठा कर रखूंगा। और आज वही बच्चा इस बारिश की काली रात में उसे उसी घर से निकाल रहा था जो खुद कौशल्या ने अपने हाथों से बनाया था। कौशल्या की आवाज़ कांपी, मगर उसमें एक अजीब सा ठहराव था। बेटा, ये घर तेरे पिता ने बनाया था। नहीं, मैंने और तेरे पिता ने मिलकर बनाया था। इसी आंगन में तूने और विजय ने चलना सीखा था। इसी आम के पेड़ के नीचे तेरे पिता बांसुरी बजाते थे। इस घर की हर ईंट में मेरा पसीना है बेटा। अजय ने नज़रें और झुका ली। वो कुछ बोल नहीं पाया। तभी पीछे से विजय आया। उसने रूखे स्वर में कहा, अम्मा, अब ये घर हमारे नाम है, कागजों में हमारा नाम है। तुम बस कुछ दिन मंदिर में रह लो, फिर देखेंगे। कुछ दिन। कौशल्या मन ही मन हंसी, एक दर्द भरी हंसी। वो जानती थी ये कुछ दिन कभी ख़त्म नहीं होते। ये कुछ दिन का मतलब है हमेशा के लिए। कौशल्या धीरे धीरे उठी। उसने अपनी पुरानी फटी हुई चादर उठाई, वही चादर
जो उसने और मोहन ने कभी एक साथ ओढ़ी थी और जो आज उसकी एकमात्र संपत्ति थी। फिर उसकी नज़र दीवार पर टंगी मोहन की फ़ोटो पर पड़ी। वो धीरे धीरे उस फ़ोटो की तरफ बढ़ी ताकि उसे अपने साथ ले जा सके। वो फ़ोटो यहीं रहेगी। रानी ने पीछे से तीखी आवाज़ में कहा, घर के बड़े बूढ़ों की फ़ोटो घर में ही रहती है। कौशल्या के बढ़ते हाथ रुक गए। उसने एक पल को मोहन की फ़ोटो को देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, माफ़ करना जी, आज मैं इतनी बेबस हो गई हूँ कि आपकी ये आखिरी निशानी भी अपने साथ नहीं ले जा सकती, मगर कोई बात नहीं, आप तो हमेशा मेरे दिल में हो। फिर वो धीरे धीरे चलती हुई आंगन में आई। उसने आम के पेड़ के तने को प्यार से छुआ, जैसे किसी बहुत पुराने, बहुत अपने दोस्त से आखिरी विदा ले रही हो। उसने उस देहरी को देखा जिसे उसने 45 साल तक रोज़ सजाया संवारा था, रोज़ झाड़ू लगाई थी, रोज़ दिया जलाया था, और फिर बिना पीछे मुड़े बारिश में भीगती हुई वो बूढ़ी अकेली माँ गांव की अंधेरी सुनसान गलियों में चल पड़ी। पीछे उसका घर था, उसके बेटे थे, उसके पोते थे, और आगे सिर्फ अंधेरा और बारिश। गांव के बिल्कुल छोर पर एक पुराना शिव मंदिर था। रात के 10 बज चुके थे जब कौशल्या लड़खड़ाते कदमों से पूरी तरह भीगी हुई, ठंड से कांपती हुई वहां पहुंची। मंदिर के बूढ़े पुजारी रामदास जी रात का आखिरी दिया बुझाने ही वाले थे कि उनकी नज़र मंदिर के द्वार पर पड़ी। वहां एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई, थरथराती हुई। अरे माई जी, आप इतनी रात को इस मूसलाधार बारिश में यहाँ कैसे? कौशल्या कुछ बोल नहीं पाई। बरसों से जो दर्द उसने अपने सीने में दबा रखा था, वो आज बांध तोड़कर बाहर आ गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। रामदास जी एक नेक दिल इंसान थे। वो उसे सहारा देकर मंदिर के अंदर ले गए। उन्होंने एक सूखा कंबल निकालकर उसे ओढ़ाया और चूल्हे पर गरम गरम चाय बनाई। पीजिए माई जी, थोड़ा गर्म हो जाइए, और अगर मन हो तो बताइए क्या हुआ। कौशल्या ने कांपते हाथों से चाय का गिलास थामा और टूटे हुए शब्दों में उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। रामदास जी सुनते रहे और उनकी आंखें भी नम होती गई। उन्होंने कहा, माई जी, आप दुखी मत होइए, ये भगवान का घर है। आज से ये मंदिर ही आपका घर है और मैं आपके बेटे जैसा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। उस रात कौशल्या मंदिर के एक कोने में ठंडे फर्श पर लेटी रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो आंखें बंद करती तो उसे अपने बेटों का बचपन याद आता। उसे याद आता जब अजय सिर्फ 3 साल का था और बुखार में इतना रोया था कि कौशल्या ने पूरी रात उसे अपने सीने से लगा कर रखा था। सुबह जब बुखार उतरा तो अजय ने आंखें खोलकर एक प्यारी सी मुस्कान दी थी। उस एक मुस्कान के लिए कौशल्या पूरी रात जागी थी। फिर उसे विजय याद आया जब वो 5 साल का था और कौशल्या उसे कंधे पर बिठाकर गांव के मेले में ले गई थी। विजय ने एक रंग बिरंगा खिलौना मांगा था। कौशल्या के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी आखिरी चांदी की अंगूठी बेचकर वो खिलौना खरीदा था। विजय कितना खुश हुआ था, उसे आज तक नहीं पता कि उस छोटे से खिलौने के लिए उसकी माँ ने क्या कुर्बान किया था। आंसू बहते रहे, बहते रहे। मगर दोस्तों ध्यान दीजिए, उस रात उस टूटी हुई माँ ने एक काम नहीं किया। उसने अपने बेटों को एक भी बद्दुआ नहीं दी, एक भी श्राप नहीं दिया। एक माँ का दिल कितना बड़ा होता है। जिन बेटों ने उसे आधी रात बारिश में घर से निकाल दिया, उन्हीं के लिए उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, बस इन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दे देना, और मेरे मोहन जहाँ भी हो इन्हें माफ़ कर देना, ये अभी नादान हैं। लेकिन दोस्तों जिस रात एक सच्ची माँ का दिल टूटा, ठीक उसी रात से उस घर में कुछ अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अगली सुबह सबसे पहले रानी उठी। उसने देखा घर का भारी मुख्य दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को खुद अपने हाथों से कुंडी लगाई थी और भीतर से ताला भी डाला था। शायद ठीक से बंद नहीं हुआ होगा, उसने खुद को समझाया। मगर जब वो रसोई में गई तो उसके होश उड़ गए। रात को तख्त के ऊपर रखा दूध का भारी पीतल का बर्तन फर्श पर औंधा पड़ा था। पूरा दूध फर्श पर फैला हुआ था। वो तख्त इतना ऊंचा था कि कोई बिल्ली भी वहां नहीं पहुंच सकती थी,
और हवा से तो वो बर्तन गिर ही नहीं सकता था। रानी थोड़ी डर गई, मगर उसने बात को टाल दिया। उसी दिन शाम को जब सब लोग नीचे बैठे थे, ऊपर वाले कमरे से अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, धड़ाम। अजय और विजय दोनों दौड़कर ऊपर गए। उन्होंने जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। दीवार पर बरसों से टंगी मोहन की वो फोटो, जिसे कौशल्या अपने साथ नहीं ले जा सकी थी, वो नीचे फर्श पर गिरी पड़ी थी और उसका शीशा चटक कर बिखर गया था। वो भारी लकड़ी का फ्रेम एक मजबूत लोहे की कील पर बरसों से टंगा था, आज तक कभी नहीं हिला था, फिर आज अचानक कैसे गिर गया। अजय ने कांपते हाथों से वो फोटो उठाई। उसने अपने पिता का चेहरा देखा और दोस्तों, उस पल उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई, जैसे उसके पिता उसे टूटे हुए शीशे के पीछे से घूर रहे हों। मगर उसने खुद को समझाया, पुरानी कील रही होगी, ढीली हो गई होगी। मगर रानी ने डरते हुए कहा, अजय, ये अच्छा नहीं हो रहा। घर के बुजुर्ग की तस्वीर का यूं गिरना और शीशे का टूटना, ये बहुत अशुभ माना जाता है। अजय ने झुंझलाकर बात टाल दी, मगर ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन दहाड़े रसोई में रखे सारे बर्तन अचानक अपने आप खड़खड़ाने लगे, ठन ठन खन खन, बिना किसी के छुए। नीतू उस वक्त रसोई में ही खड़ी थी। वो ये देखकर इतनी डरी कि चीखती हुई बाहर भागी और कई घंटों तक उसकी घिघी बंधी रही। उसी रात विजय पानी पीने के लिए उठा। आंगन से गुजरते हुए उसकी नज़र आम के पेड़ के नीचे पड़ी और वहाँ चांदनी रात में उसे एक परछाई दिखाई दी, एक झुकी हुई बूढ़ी औरत की परछाई, जो उसी जगह बैठी थी जहाँ कौशल्या हर शाम बैठती थी। उसने एक फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी। विजय का गला सूख गया, उसकी आवाज़ कांप उठी, का कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। परछाई वैसी ही बैठी रही। विजय ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया, वो परछाई हवा में घुलकर गायब हो गई। विजय उस रात फिर सो नहीं पाया। वो सारी रात आंखें खोले अपने बिस्तर पर पड़ा, छत को घूरता रहा। अगले कुछ दिनों में उस पूरे घर का माहौल ही बदल गया। घर के छोटे बच्चे बिना किसी वजह के रात रात भर रोते रहते। उन्हें चुप कराना मुश्किल हो जाता। ताज़ा बना खाना थोड़ी ही देर में सड़ने और बदबू मारने लगता और रात के गहरे सन्नाटे में घर के किसी कोने से किसी औरत के धीरे धीरे सिसकने की आवाज़ें आती। मगर जब कोई ढूंढने जाता तो कोई नहीं मिलता। गांव में ये बातें आग की तरह फैल गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे, जिस घर से एक माँ को आंसुओं में निकाला जाए, उस घर से तो खुद भगवान रूठ जाते हैं। गांव की बूढ़ी औरतें सिर हिलाकर कहती, माँ का दिल अगर टूट जाए ना, तो घर को टूटने में देर नहीं लगती। माँ की आह बहुत बुरी होती है, चाहे उसने जुबान से कुछ ना कहा हो। मगर दोस्तों, ये परछाइयाँ और आवाज़ें तो बस शुरुआत थी, असली चोट तो अभी बाकी थी। एक सुबह अजय अपनी दुकान खोलने पहुंचा ही था कि अचानक दुकान के पिछले गोदाम से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। महीनों का जमा किया हुआ माल, लाखों का सामान, सब राख हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि आग लगने का कोई कारण ही नहीं मिला। न बिजली की कोई गड़बड़ी थी, न कोई जलती हुई चीज़, न कोई चिंगारी। आग अपने आप लगी और सिर्फ गोदाम जलाकर बुझ गई। अजय सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी सालों की कमाई एक पल में राख हो गई थी। उधर विजय के खेतों की हालत भी अजीब हो गई। वही खेत जिसे कभी कौशल्या ने अपने खून पसीने से सींचा था, अब अचानक सूखने लगे। फसल पीली पड़कर मुरझाने लगी। हैरानी की बात यह थी कि आसपास के सारे खेत हरे भरे थे। बस विजय का खेत, जैसे किसी ने उस पर अभिशाप डाल दिया हो, सूखता चला गया। घर में पैसों की भारी तंगी आ गई। जो घर कभी खुशियों से भरा था, अब वहाँ झगड़े और चिंता का माहौल था। एक रात रानी ने डरते कांपते हुए नीतू से धीरे से कहा, नीतू, मुझे लगता है ये सब उन्हीं अम्मा की वजह से हो रहा है। उन्होंने ज़रूर हमें कोई बद्दुआ दी होगी, तभी हमारे घर में ये सब आफतें आ रही हैं। नीतू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हाँ भाभी, जब से वो गई है तब से ही ये सब शुरू हुआ है। कहीं उन्होंने सच में। मगर जब ये बात घूम फिर कर अजय तक पहुंची तो उसने गुस्से में कहा, बकवास मत करो,
मेरी अम्मा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक किसी को एक बद्दुआ नहीं दी। जिस औरत ने हमारे लिए भूखे रहकर हमें पाला, वो हमें श्राप कैसे दे सकती है? वो ऐसी औरत है ही नहीं। दोस्तों, ये पहली बार था जब अजय ने अपनी माँ का खुलकर बचाव किया था। उसकी आवाज़ में अपनी माँ के लिए एक छुपा हुआ दर्द था, मगर ये दर्द सिर्फ उसके दिल में था। माँ के पास जाकर माफ़ी मांगने की हिम्मत अब भी उसके अंदर नहीं थी। अब आते हैं कहानी के सबसे मासूम किरदार पर। अजय का बेटा सोनू सिर्फ 7 साल का। उसे किसी ने नहीं बताया था कि उसकी प्यारी दादी कहाँ चली गई। रानी ने बस इतना कह दिया था, दादी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिन में आ जाएगी। मगर सोनू बहुत समझदार बच्चा था। उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था। वो रोज़ खिड़की से उस आम के पेड़ की तरफ देखता, जहाँ बैठकर दादी उसे रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती थी। पेड़ अब सूना पड़ा था। वो दादी के कमरे में जाता, जहाँ दादी की चादर रखी रहती थी, मगर चादर भी नहीं थी। वो दादी की वो खाट ढूंढता जिस पर वो उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी। एक दिन उसने मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, मम्मी, दादी कब आएंगी? मुझे दादी से कहानी सुननी है और दादी के हाथ का खाना खाना है। रानी, जो पहले से ही परेशान थी, झल्ला उठी, उनका नाम मत ले, जा जाकर खेल, दिमाग मत खा। सोनू की आंखें भर आई। वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। उस दिन दोपहर को जब घर में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, सोनू चुपके से घर से निकल गया। उसे मंदिर का रास्ता अच्छी तरह पता था, क्योंकि वो कई बार दादी की उंगली पकड़कर वहाँ गया था। जब कौशल्या मंदिर की सीढ़ियाँ झाड़ू से साफ कर रही थी, तभी उसकी नज़र ऊपर उठी और उसने अपने सोनू को आते देखा। एक पल को उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसका पूरा कलेजा भर आया। मेरा बच्चा, मेरा सोनू। सोनू दौड़ता हुआ आया और सीधे दादी की गोद में समा गया। दादी, दादी, तुम यहाँ क्यों हो? तुम घर क्यों नहीं आती? घर चलो ना दादी, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। कौशल्या ने उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया, उसके बालों को सहलाया, उसके माथे को चूमा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होठों पर मुस्कान थी। नहीं बेटा, अब मेरा घर तो यही है, ये भगवान का घर है। लेकिन दादी, घर पर वो आम का पेड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और मैं भी। कौशल्या रोते हुए हंस पड़ी। अरे मेरे लाल, जब इंसान को भगवान का घर मिल जाए ना, तो उससे अच्छा कोई घर नहीं होता। यहाँ तेरे दादाजी भी मेरे पास रहते हैं। सोनू उस दिन 2 घंटे दादी के पास रहा। दादी ने अपने हाथों से उसे प्रसाद खिलाया और वही पुरानी कहानी सुनाई, एक राजा और उसकी त्यागी हुई माँ की कहानी, जिसे सुनकर सोनू हमेशा सो जाता था। जाते वक्त सोनू ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, मैं रोज़ तुमसे मिलने आऊँगा, पक्का। कौशल्या ने उसका माथा चूमा। आना बेटा, ज़रूर आना। तू आता है ना, तो मुझे लगता है जैसे तेरे दादाजी फिर से मेरे पास लौट आए। तू ही मेरी आखिरी खुशी है। दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये बात के सिर्फ 3 दिन बाद की है। शाम का वक्त था। आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव के पास से एक नदी बहती थी, जो बरसात के मौसम में उफान पर आ जाती थी और उसका बहाव बहुत खतरनाक हो जाता था। उस शाम सोनू अपने कुछ दोस्तों के साथ बड़ों से छुपकर उसी नदी के किनारे खेलने चला गया। घर में किसी को इसकी खबर नहीं थी। एक दिन पहले ही जोरदार बारिश हुई थी, इसलिए नदी का बहाव तेज़ था और किनारे की मिट्टी बहुत गीली और फिसलन भरी थी। सोनू ने पानी में एक चमकता हुआ रंग बिरंगा पत्थर देखा। उसे उठाने के लिए वो किनारे पर झुका। उसका एक पाँव गीली मिट्टी पर फिसला और छपाक, वो सीधे उस उफनती हुई नदी में जा गिरा। सोनू डूब गया। बचाओ, कोई बचाओ! उसके दोस्त चीखने चिल्लाने लगे। ये खबर पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई। अजय, रानी, विजय, नीतू सब अपना सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुँचे। गांव के कई जवान मर्द नदी में उतरने की कोशिश करने लगे, मगर बहाव इतनी तेज और खतरनाक था कि कोई भी पानी में 2 कदम से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और बीच नदी में सोनू अपनी छोटी छोटी बाहों से पानी में हाथ पैर मार रहा था, डूब उतरा रहा था। बचाओ, मम्मी, पापा, बचा लो मुझे! रानी किनारे पर खड़ी अपना सिर पीटते हुए पागलों की तरह चीख रही थी। मेरा बेटा, कोई मेरे बेटे को बचा लो!
अजय बिल्कुल बेबस हाथ मलते हुए खड़ा था। उसकी आंखों के सामने उसका इकलौता बेटा डूब रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी दोस्तों, दूर से गांव की उस पगडंडी पर एक साया तेजी से भागता हुआ आता दिखाई दिया। सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे, सफ़ेद साड़ी और कांपते हुए बूढ़े पाँव, मगर उन पाँव में आज गजब की तेजी थी। ये कौशल्या देवी थी। किसी गांव वाले ने भागते हुए मंदिर जाकर उसे खबर दे दी थी कि उसका पोता सोनू नदी में डूब रहा है। और ये सुनते ही कौशल्या ने एक पल भी नहीं सोचा, न अपनी उम्र देखी, न अपनी कमजोरी, न अपनी बीमारी। वो सीधे भागते हुए नदी के किनारे आई और बिना रुके उस उफनती खतरनाक नदी में कूद गई। अम्मा नहीं, रुको! अजय जोर से चीखा। उसका दिल दहल गया, मगर कौशल्या रुकने वालों में से नहीं थी। नदी का तेज बहाव उस बूढ़े कमजोर शरीर को भी अपने साथ खींचने लगा। उसके पांव नदी के तल पर टिक ही नहीं रहे थे। पानी उसके गले तक आ रहा था, मगर वो रुकी नहीं, झुकी नहीं। अपनी आखिरी सांस तक की ताकत लगाकर वो धीरे धीरे सोनू की तरफ बढ़ती रही और आखिरकार वो सोनू तक पहुंच गई। उसने अपने कांपते मगर मजबूत हाथों से सोनू को कसकर पकड़ लिया। दादी, सोनू ने रोते हुए अपनी दोनों बाहें दादी की गर्दन में डाल दी। अब सबसे मुश्किल काम था वापस किनारे तक आना। कौशल्या ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने सोनू को अपने ऊपर उठाकर उसे किनारे की तरफ धकेलना शुरू किया। उसके अपने सिर पर पानी चढ़ रहा था, मगर उसने सोनू का सिर पानी से ऊपर रखा। ये देखकर गांव के दो जवान लड़कों की हिम्मत लौट आई। उन्होंने एक मजबूत रस्सी पकड़ी और पानी में उतरकर किसी तरह दादी और पोते दोनों को खींचकर बाहर निकाला। किनारे पर पहुंचते ही सबसे पहले सोनू को बचा लिया गया। वो खांसते हुए, पानी उगलते हुए होश में आ गया। मगर जैसे ही कौशल्या ने अपने पोते को सुरक्षित देखा, जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ, उसकी आंखें मूंद गई। उसका थका हुआ बूढ़ा शरीर जवाब दे गया। वो किनारे की गीली मिट्टी पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अम्मा, अम्मा! अजय और विजय दोनों दौड़कर उसके पास आए। उसे फौरन गांव के डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करके गंभीर चेहरे से कहा, देखिए, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, शरीर पहले से ही बहुत कमज़ोर और बीमार है। ऊपर से इतना ठंडा पानी और इतना सदमा। भगवान का शुक्र है कि आप लोग वक्त पर ले आए। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। अजय अपनी माँ के बिस्तर के पास एक स्टूल पर बैठा था। उसने पहली बार इतने ध्यान से अपनी माँ का चेहरा देखा। कितना थका हुआ चेहरा था, कितनी गहरी झुर्रियाँ थी उस पर। हर झुर्री उसके किसी न किसी संघर्ष की कहानी कह रही थी। कितने सफ़ेद बाल थे, हर बाल उसके किसी न किसी त्याग की निशानी थी। और दोस्तों, अजय को एहसास हुआ ये वही चेहरा था जो उसके बचपन की हर मुसीबत में उसके सामने ढाल बनकर खड़ा रहता था। हर बुखार में, हर डर में, हर मुश्किल में यही चेहरा उसका सहारा था। और उसी चेहरे को उसने एक बरसाती अंधेरी रात में अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया था। अजय का गला रुंध गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, जिन्हें वो रोक नहीं पाया। विजय कमरे के बाहर दीवार से टिककर खड़ा था। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी। उसे रह रहकर वो रात याद आ रही थी जब माँ बुखार में पानी के लिए तड़प रही थी और वो उसका अपना बेटा दरवाजे के बाहर से ही उसकी कराह सुनकर भी लौट गया था। कुछ देर बाद कौशल्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र अभी ठीक से काम नहीं कर रही थी। होश में आते ही उसने सबसे पहले इधर उधर देखा। उसके होठ फड़फड़ाए। मेरा सोनू कहाँ है? मेरा बच्चा ठीक है ना वो? दोस्तों, जरा सोचिए, मौत के मुंह से लौटकर भी एक माँ, एक दादी का पहला ख्याल अपने पोते के लिए था। सोनू दौड़कर आया और दादी का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मुझे बचा लिया दादी, तुम सच में सुपर हीरो हो। कौशल्या के चेहरे पर एक हल्की सी संतोष भरी मुस्कान आ गई। तभी अजय अपनी जगह से उठा और सीधे अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। उसकी आवाज़ में अब वो अकड़ नहीं थी जो पिछले कई महीनों से थी। बस एक टूटे हुए, पछताते हुए बेटे की रुलाई थी। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं रहे थे अम्मा। तुमने हमारे लिए
अपनी पूरी ज़िंदगी होम कर दी और हमने हमने तुम्हें घर से निकाल दिया। विजय भी अंदर आया और अपने भाई के साथ माँ के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। अम्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम अपनी बीवियों के बहकावे में आकर ये भूल ही गए थे कि तुम कौन हो। तुमने तो आज भी हमारी इतनी बेइज्जती के बाद भी हमारे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। रानी और नीतू दोनों कमरे के दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। दोनों की आंखें शर्म और पछतावे के आंसुओं से भरी हुई थी। रानी धीरे धीरे चलकर आगे आई। वो भी कौशल्या के पैरों के पास झुक गई और उसने उसके पैर छू लिए। माँ जी, वो हिचकियाँ लेते हुए बोली, मैं इस घर की बहू थी। बहू को बेटी कहा जाता है और मैंने इस घर की जड़ को ही काट डालने की कोशिश की। आपने जिस घर को अपने प्यार से, अपने त्याग से सींचा, मैंने उसे उजाड़ने की साजिश रची। मेरा कोई हक नहीं बनता माफ़ी मांगने का। फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। नीतू भी रोते हुए उसके पास आकर बैठ गई। हम दोनों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी भी हाल में माफ़ी के लायक नहीं है। हमने एक देवी का अपमान किया है। हमें हमारे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। फिर भी अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। मगर दोस्तों, अब देखिए एक माँ का दिल कितना विशाल होता है। कौशल्या ने, जिसमें अभी हिलने तक की ताकत नहीं थी, अपने दोनों कांपते हाथ उठाए और उन हाथों को उसने अपनी दोनों बहुओं के सिर पर रख दिया। बस बस बेटी, रो मत। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी मगर उसमें ममता का सागर था। गलती तो इंसान से ही होती है बेटी। गलती करना गुनाह नहीं है, उसे ना सुधारना गुनाह है। और एक माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। माँ का दिल तो माफ़ करने के लिए ही बना है। जाओ, मैंने तुम सबको माफ़ किया। अजय ने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ अपने माथे से लगाया और बोला, अम्मा, अब बस, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना। तुम घर चलो। उस घर की हर ईंट तुम्हें पुकार रही है। उस आम के पेड़ को तुम्हारा इंतज़ार है। अम्मा, सच कहूँ, तुम्हारे बिना वो घर घर नहीं रहा, बस ईंट पत्थर का एक ढांचा बनकर रह गया है। कौशल्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली और दोस्तों, उस एक पल में उसके मन के सामने मोहन की वो धुंधली सी तस्वीर तैर गई और आज उस तस्वीर में मोहन मुस्कुरा रहा था, जैसे वो अपनी कौशल्या से कह रहा हो, देखा कौशल्या, मैंने तुमसे वादा किया था ना, जिंदगी भर हंसाऊंगा, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आज ऊपर वाले ने तेरे चेहरे की वो मुस्कान तुझे लौटा दी। जिस दिन कौशल्या देवी घर वापस लौटी, दोस्तों, उस दिन पूरा गांव उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गया। पड़ोस की मीना काकी ने आगे बढ़कर उसके माथे पर तिलक लगाया और उसकी आरती उतारी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ घर आई है तो समझो इस घर में फिर से भगवान आ गए, फिर से रोशनी आ गई। आम के पेड़ के नीचे उसकी वही पुरानी खाट बिछाई गई थी, ठीक उसी जगह जहाँ वो हर शाम बैठकर अपने मोहन को याद किया करती थी। कौशल्या धीरे धीरे चलकर उस खाट पर बैठ गई। उसने अपने कांपते हाथ से उस आम के पेड़ के तने को प्यार से छुआ और बहुत धीरे से फुसफुसाई, देखो जी, मैं वापस आ गई और देखो आपके बच्चे भी सही रास्ते पर आ गए। आपने ऊपर बैठकर सब ठीक कर दिया ना। तभी अंदर से सोनू की चहकती हुई आवाज़ आई, दादी, तुम्हारी चाय। और कौशल्या खिलखिलाकर हंस पड़ी, एक खुलकर दिल से निकली हुई हंसी। महीनों बाद दोस्तों, उस दिन के बाद वो घर पूरी तरह बदल गया। रानी, जो कभी सास की थाली से रोटी कम कर देती थी, अब खुद अपने हाथों से कौशल्या के कमरे की सफाई करती, उसके बिस्तर की चादर बदलती। खाने में अब रोज़ कौशल्या की पसंद पूछी जाने लगी। नीतू, जो कभी ताने मारती थी, अब घंटों उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनती, उनके पैर दबाती। जब भी कौशल्या को डॉक्टर के पास जाना होता तो अजय अपनी दुकान बंद करके खुद अपनी माँ का हाथ थामकर बड़े प्यार से उसे ले जाता। और जानते हैं, कुछ ही दिनों में जैसे किस्मत ने भी करवट बदल ली, अजय की जली हुई दुकान फिर से पहले से भी अच्छी बन गई। और इस बार जब दुकान खुली तो उसकी देहरी पर पहला दिया कौशल्या ने अपने हाथों से जलाया। विजय के सूखे हुए खेत फिर से लहलहा उठे, हरे भरे हो गए। घर में फिर से बरकत आ गई, खुशियाँ लौट आई। और दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, जिस रात कौशल्या देवी ने उस घर में वापस कदम रखा, उसी रात से
वो सारी अजीब घटनाएं अपने आप बंद हो गई। वो परछाइयाँ जो आम के पेड़ के नीचे दिखती थी वो गायब हो गई। वो रात के सन्नाटे में सिसकने की आवाज़ें बंद हो गई। वो बर्तनों का अपने आप गिरना और खड़खड़ाना सब हमेशा के लिए बंद हो गया। जैसे उस घर को जिस चीज़ की कमी थी, जिसकी उसे तलाश थी, वो आखिरकार उसे मिल गई थी। उस घर को उसकी माँ वापस मिल गई थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर वो परछाइयाँ क्या थी, वो आवाज़ें किसकी थी, वो आग, वो सूखते खेत, ये सब क्या था। मैं आपको बताती हूँ। उस घर में जो भी हुआ वो किसी भूत प्रेत या आत्मा का काम नहीं था। वो तो बस एक माँ के टूटे हुए दिल की आह थी। एक ऐसी आह जिसे उस माँ ने अपनी जुबान से कभी नहीं निकाला, मगर जिसे उस घर की दीवारों ने सुन लिया था। जिस घर को कौशल्या ने अपने खून पसीने से, अपने प्यार से ईंट दर ईंट खड़ा किया था, वो घर भी अपनी माँ के इस अपमान को सह नहीं पाया। क्योंकि दोस्तों, याद रखिए, कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। माँ चाहे कुछ कहे या ना कहे, उसका दिल अगर दुखता है तो ऊपर वाले का सिंहासन तक हिल जाता है। कौशल्या ने अपने बेटों को कभी एक बद्दुआ नहीं दी थी। उसने कभी भगवान से बदला नहीं मांगा था। उसने तो बस इतना मांगा था, इन्हें सद्बुद्धि देना। और शायद ऊपर वाले ने एक माँ की वो पुकार सुन ली थी और अपने तरीके से उसके बेटों को सही रास्ता दिखा दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि माँ बाप कोई बोझ नहीं होते, वो हमारी जड़ें होते हैं। और जो इंसान अपनी जड़ें ही काट देता है वो पेड़ कभी हरा भरा नहीं रहता। जिस माँ ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बुढ़ापे में उसकी उंगली थाम लेना ये एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज है। माँ की एक मुस्कान 1000 तीर्थों के पुण्य से बढ़कर है और माँ का एक आंसू पूरी कायनात को हिला देने की ताकत रखता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हों, अगर आपको अपनी माँ की याद आई हो, तो आज अभी इसी वक्त जाकर अपनी माँ को एक बार गले लगा लीजिए। उनसे कहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए आंखें बंद करके दिल से एक दुआ ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी अपनों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम हर घर तक पहुँचे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल संगीता की आवाज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी और दिल छू लेने वाली सच्ची कहानियाँ आप तक लाने की ताकत और हिम्मत देता है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपने बुजुर्गों का दिल से सम्मान कीजिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।